गुरुग्राम की न्यायपालिका में सब कुछ एक अरबपति व्यवसायी की गंभीर बीमारी की वजह से उसकी कानूनी देखरेख पर सुनवाई के लिए स्थापित प्रोटोकॉल का पालन कर रहा था। हालांकि अप्रत्याशित तब हुआ जब उसकी 7 साल की बेटी अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी हुई और वहां मौजूद सभी लोगों के सामने घोषणा की, मैं भी अपने पापा की वकील हूं। अपने छोटे हाथों में सजी हुई एक स्कूली फाइल पकड़े हुए बच्ची ने निर्णायक सबूत, छिपी हुई रिकॉर्डिंग और पारिवारिक रहस्य उजागर करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अनुपस्थित मां और एक महत्वाकांक्षी चाचा की असली प्रकृति का पर्दाफाश हुआ, जो केवल संपत्ति पर नियंत्रण चाहते थे। उस भीड़ भरी अदालत में एक छोटी सी बच्ची ने न्याय का मार्ग बदल दिया और सच्चाई सभी के सामने इस तरह से सामने आई जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। गुरुग्राम की जिला अदालत में एक विद्युत सी प्रत्याशा गूंज रही थी, जो सुबह की घनी हवा में महसूस की जा सकती थी। विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के पत्रकार पीछे की पंक्तियों में सबसे अच्छी स्थिति पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, जबकि वकील बेदाग और महंगे सूट पहने हुए अपनी संबंधित मेजों पर घबराहट में कागज पलट रहे थे। मिहिर शर्मा का मामला, जो एक प्रौद्योगिकी के दिग्गज और जलधारा सॉल्यूशंस कंपनी के संस्थापक थे, ने व्यापार जगत और हरियाणा के कानूनी क्षेत्र दोनों में काफी ध्यान आकर्षित किया था। मिहिर रक्षा की मेज पर चुपचाप बैठे थे। उनकी कभी प्रभावशाली और दबंग उपस्थिति अब एक अथक बीमारी के बोझ तले दब गई थी। 53 वर्ष की आयु में उनका शरीर उन्हें व्यवस्थित रूप से धोखा दे रहा था, हालांकि उनका मन उतना ही तेज और शानदार था जितना उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना के पहले दिन था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ने पिछले 3 वर्षों से उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला किया था, जिससे उन्हें मोटराइज्ड व्हीलचेयर का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा और मांसपेशियों की थकान के कारण कभी कभी उनकी बात थोड़ी धीमी हो जाती थी। इन स्पष्ट शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उनकी आंखें सतर्क, बुद्धिमान और चौकस थीं, खासकर जब वे अपनी 7 वर्षीय बेटी लीला शर्मा पर असीम प्यार से टिकती थीं। लीला अपने पिता के ठीक पीछे एक लकड़ी के बेंच पर बैठी थी। उसके छोटे पैर जमीन से लटके हुए थे। उसके भूरे बाल एक बेदाग पोनीटेल में बंधे थे और उसने एक सफेद कॉलर वाली नीली पोशाक पहनी थी, जो उसे एक उच्च दाम वाली संरक्षकता, सुनवाई के बजाय एक स्कूली तस्वीर से अधिक संबंधित दिखा रही थी। उसकी गोद में एक बैंगनी रंग का रोजमर्रा के उपयोग से घिसा हुआ बैग था, जो यूनिकॉर्न के स्टिकर और चमकने वाले जेल पेन से बने स्क्रिबल से ढका था, जो अदालत की फ्लोरोसेंट रोशनी में चमक रहे थे। वादी पक्ष की मेज पर 2 लोग बैठे थे, जो कई सालों से मिहिर के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा नहीं थे। उनकी पूर्व पत्नी रिया मल्होत्रा एक कस्टम मेड क्रीम रंग के सूट में सुरुचिपूर्ण लग रही थी, जिसकी कीमत शायद देश के अधिकांश औसत श्रमिकों के मासिक वेतन से अधिक थी। रिया अपनी वकील से तेजी से फुसफुसा रही थी, एक चिंता दिखा रही थी जिसके बारे में कई लोगों को संदेह था कि वह केवल सतही थी। वह मिहिर और लीला को 4 साल पहले छोड़ चुकी थी। यूरोप के रनवे पर एक मॉडलिंग करियर का पीछा करने के लिए पूरी तरह से गायब हो गई थी। अपनी छोटी बेटी को एक उचित विदाई भी नहीं दी थी। अब अचानक वह मिहिर की अपनी और लीला की देखभाल करने की क्षमता के बारे में वास्तविक चिंता का दावा कर रही थी। उनकी प्रगतिशील बीमारी से बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए रिया के बगल में जय शर्मा बैठे थे, जो मिहिर के बड़े भाई थे, जिनकी उपस्थिति शायद रिया मल्होत्रा से भी अधिक आश्चर्यजनक और निंदनीय थी। दोनों भाइयों ने 7 साल पहले कंपनी के नेतृत्व पर एक कड़वे विवाद के बाद स्थायी रूप से संबंध तोड़ दिए थे, जब जय ने जलधारा सॉल्यूशंस को लगभग कुल दिवालियापन में धकेल दिया था, इससे पहले कि मिहिर ने इसे बचाने के लिए वीरतापूर्वक हस्तक्षेप किया। जय अब एक प्रतिस्पर्धी फर्म चला रहा था, हालांकि उस तकनीकी साम्राज्य की तुलना में काफी कम सफलता के साथ, जिसे उसके छोटे भाई ने इतनी मेहनत और दूरदर्शिता के साथ बनाया था। न्यायाधीश थतु सिंह आखिरकार अदालत कक्ष में दाखिल हुई और सभी उपस्थित लोग उनके अधिकार के सम्मान में खड़े हो गए। बैठ जाइए, उन्होंने दृढ़ आवाज में निर्देश दिया, अपने चश्मे को समायोजित करते हुए। जब उन्होंने अपनी थकी हुई आंखों के सामने भारी फाइल की समीक्षा की, हम आज यहां मिहिर शर्मा के लिए संरक्षकता के मामले संख्या 37,291 के संबंध में हैं। मैं समझती हूं कि 2 याचिकाकर्ता हैं जो श्री शर्मा के कानूनी संरक्षकता और वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट उत्तर की तलाश में एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ ऊपर देखा। क्या यह सही है? रिया की वकील, तेज तर्रार महिला वर्षा कपूर तुरंत खड़ी हो गईं। हाँ, माननीय न्यायालय। मेरी मुवक्किल रिया मल्होत्रा, श्री शर्मा की पूर्व पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी की मां,
प्रतिवादी की शारीरिक अक्षमता के कारण संरक्षकता और वित्तीय संरक्षता का अनुरोध करती हैं ताकि वह अपने बुनियादी कार्यों का निर्वहन न कर सकें। वर्षा कपूर ने अपने भाषण को एक ऐसी ठंडक के साथ जारी रखा जिसने अदालत में मौजूद मिहिर के कुछ दोस्तों का खून जमा दिया। हम दृढ़ता से मानते हैं कि श्री शर्मा की सेहत इस हद तक बिगड़ गई है कि वह अब अपनी व्यक्तिगत देखभाल या अपनी पर्याप्त वित्तीय संपत्ति के संबंध में समझदार निर्णय नहीं ले सकते, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव उनकी बेटी लीला के कल्याण पर पड़ता है। जय शर्मा के वकील, एक चांदी के बालों वाला व्यक्ति जिसकी बेहद महंगी लग्जरी घड़ी हर बार उसकी कलाई हिलने पर रोशनी को पकड़ लेती थी, उसके बाद इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़े हुए। और मेरे मुवक्किल जय शर्मा, श्री शर्मा के भाई, अपने भाई के कल्याण और पारिवारिक व्यवसाय के हितों दोनों के लिए चिंता के कारण इस याचिका में शामिल होते हैं, जिसे स्थापित करने में बहुत काम लगा। न्यायाधीश थुतु सिंह ने सावधानी से सिर हिलाया, विरोधी पक्ष के वकीलों द्वारा कहे गए हर शब्द को संसाधित करते हुए। और श्री शर्मा के वकील को क्या कहना है। लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति, दयालु आंखों वाला लेकिन गंभीर और सीधा व्यवहार वाला, गरिमा के साथ खड़ा हुआ। देव खन्ना, मिहिर शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, माननीय न्यायालय। मेरे मुवक्किल दोनों याचिकाओं को निर्णायक रूप से चुनौती देते हैं और मानते हैं कि वह अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के लिए उचित समायोजन के साथ अपने सभी मामलों का पूरी तरह से प्रबंधन करने में सक्षम है। हमारे पास हाल ही में मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों से चिकित्सा मूल्यांकन है जो इस स्थिति का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। न्यायाधीश बोलने ही वाली थीं जब एक छोटी लेकिन दृढ़ आवाज ने अदालत कक्ष के औपचारिक वातावरण को चीर दिया। मुझे आपत्ति है, लीला शर्मा ने चिल्लाया। सभी सिर एक साथ उस बचपन की आवाज की ओर मुड़े, लेकिन एक असामान्य आत्मविश्वास से भरी हुई। लीला अपने बेंच से उठ गई थी। उसका बैंगनी बैग उसके सीने से कसकर चिपका हुआ था, जैसे कि वह उसकी सुरक्षात्मक ढाल हो। छोटी बच्ची। न्यायाधीश जतु सिंह ने एक नरमी से कहा जो वह शायद ही कभी अपने मंच पर दिखाती थीं। यह एक बहुत गंभीर न्यायिक प्रक्रिया है। तुम्हें बैठना होगा और शांत रहना होगा। मैं अपने पापा की वकील भी हूं। लीला ने अपनी कम उम्र के लिए आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ आवाज में घोषणा की, एक पल भी हिचकिचाए बिना आगे बढ़ी। लीला ने दीर्घा की रेलिंग को पार किया और अपने पिता के वकील देव खन्ना के ठीक बगल में रुक गई, जो उसे आश्चर्य और प्रशंसा के मिश्रण से देख रहा था। गुरुग्राम के अदालत कक्ष में आश्चर्य और कुछ दबी हुई हंसी की एक फुसफुसाहट फैल गई। न्यायाधीश सिंह ने एक बार अपनी गदा पर प्रहार किया, एक सूखी और आधिकारिक आवाज के साथ कमरे को तुरंत शांत कर दिया। प्रिय, न्यायाधीश ने अपने मातृ स्वर को और भी नरम करते हुए कहा, मैं समझती हूं कि तुम अपने पापा की मदद करना चाहती हो, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए आधिकारिक तौर पर लाइसेंस प्राप्त वकीलों की आवश्यकता होती है। लीला ने सीधे न्यायाधीश की ओर देखा। उसकी बड़ी भूरी आंखों में कोई डर नहीं था। मेरे पास सबूत हैं, माननीय न्यायालय, बहुत महत्वपूर्ण सबूत जो इस जगह पर किसी और के पास नहीं है। लीला ने अपने बैग की जिप खोली और दिल, सितारों और इंद्रधनुष के क्रेयॉन चित्रों से सजी एक फाइल निकाली। देव खन्ना भी बाकी सभी की तरह आश्चर्यचकित लग रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रारंभिक छाप से जल्दी उबर लिया। माननीय न्यायालय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मुझे नहीं पता था कि मेरे मुवक्किल की बेटी इस तरह से अदालत को संबोधित करने की योजना बना रही थी, लेकिन शायद हम इस पर निजी तौर पर चर्चा करने के लिए एक छोटा सा विराम ले सकते हैं, है ना? लीला ने अपनी छोटी सी अचानक गंभीर चेहरे के साथ अपनी उम्र से परे बीच में टोका। वे मेरे पापा के बारे में झूठ बोल रहे हैं। वे दोनों कर रहे हैं और मैं इसे यहीं साबित कर सकती हूँ। अदालत कक्ष में इतनी गहरी खामोशी छा गई कि दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मिहिर शर्मा ने एक हाथ बढ़ाया, जो अपनी बीमारी के कारण थोड़ा कांप रहा था, और अपनी बेटी के कंधे को असीम कोमलता से छुआ। मेरी लीला, उन्होंने धीरे से कहा, उसे उसके जन्म से ही दिए गए प्यार भरे उपनाम का उपयोग करते हुए। शायद यह अभी सबसे अच्छा नहीं है। ठीक है पापा, उसने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ वापस फुसफुसाया। मैंने बहुत अभ्यास किया है। फिर न्यायाधीश की ओर मुड़कर और अपनी आवाज़ ऊंची करके, ताकि सभी सुन सकें, उसने जोड़ा, उन्हें मेरे पापा की परवाह नहीं है। वे सिर्फ उनके पैसे चाहते हैं ताकि वे उन चीजों पर खर्च कर सकें जिनकी हमें जरूरत नहीं है। रिया मल्होत्रा अचानक खड़ी हो गईं। उनका चेहरा दबी हुई नाराजगी से लाल हो गया था। यह बेतुका है। बच्ची को बुरी तरह से हेरफेर किया जा रहा है। मिहिर, तुम हमारी बेटी का इस तरह से इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे करते हो? लीला अपनी मां का सामना करने के लिए मुड़ी।
उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और एक ऐसी परिपक्वता थी जो डरावनी थी। तुमने हमें छोड़ दिया था। तुमने सालों तक मेरे जन्मदिन पर मुझे फोन नहीं किया। जब मैं एपेंडिसाइटिस के साथ अस्पताल में थी और बहुत डरी हुई थी, तब तुम नहीं आई। तुमने क्रिसमस कार्ड भी नहीं भेजा। लेकिन अब जब पापा बीमार हैं और अमीर हैं, तो तुम्हें अचानक हमारी बहुत परवाह है। अदालत फुसफुसाहट और आश्चर्यजनक टिप्पणियों में फूट पड़ी। न्यायाधीश सिंह ने अपनी गदा से 2 बार जोर से प्रहार किया। शांत रहो, मैं इस अदालत कक्ष में शांति रखूंगी। उन्होंने लीला की ओर व्यावसायिक चिंता और मानवीय जिज्ञासा के मिश्रण से देखा। छोटी बच्ची, यह बेहद असामान्य है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास हमारे साथ साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। श्री खन्ना, क्या आप अपनी जूनियर वकील को बयान देने से आपत्ति करते हैं? देव खन्ना ने गर्व की मुस्कान दबाई और दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, माननीय न्यायालय। बहुत अच्छा। न्यायाधीश आगे झुकी। लीला, मैं तुम्हें बोलने की अनुमति दूंगी, लेकिन तुम्हें हर समय सम्मानजनक और सच्चा होना चाहिए। क्या तुम समझती हो कि अदालत में सच बोलने का क्या मतलब है? लीला ने न्यायाधीश के सवाल पर गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, माननीय न्यायाधीश, मेरे पापा कहते हैं कि झूठ बोलना सबसे बुरी बात है, क्योंकि विश्वास कांच जैसा होता है। एक बार जब यह टूट जाता है, तो आप इसे कभी भी उसी तरह से वापस नहीं जोड़ सकते। दीर्घा में कुछ लोगों ने बच्ची की बुद्धिमत्ता पर प्रभावित होकर एक दूसरे की ओर देखा। बहुत अच्छा कहा। न्यायाधीश सिंह ने अनुमोदन के इशारे के साथ जवाब दिया। कृपया आगे बढ़ो, लेकिन संक्षिप्त रहने की कोशिश करो। लीला ने अपनी फाइल खोली और चमकीले रंग के टैब के साथ सावधानीपूर्वक व्यवस्थित कागजों का एक ढेर निकाला। मेरी माँ हमारे साथ नहीं रहती। वह तब चली गईं जब मैं 3 साल की थी, और तब से उन्होंने मेरी देखभाल नहीं की है। मेरे पापा सब कुछ करते हैं। वह रोज मेरे गृह कार्य में मदद करते हैं, मेरे स्कूल के नाटकों में आते हैं। जब मैं बीमार होती हूं तो मुझे चिकन सूप बनाते हैं और हर रात मुझे कहानियां सुनाते हैं, भले ही उनके हाथों में किताब पकड़ने के लिए बहुत दर्द हो। उसने अपनी फाइल से एक कागज निकाला। यह मेरी रिपोर्ट कार्ड है। मेरे सभी में A ग्रेड है। मेरे पापा हमेशा मुझे पढ़ने में मदद करते हैं। फिर उसने जल्दी से एक और दस्तावेज निकाला। यह मेरी शिक्षिका पूजा मैम का एक पत्र है, जिसमें कहा गया है कि मेरे पापा अपनी व्हीलचेयर के बावजूद कभी भी माता पिता शिक्षक बैठक में अनुपस्थित नहीं रहते। उसने कागजात, डॉक्टर के नोट्स, स्कूल की घटनाओं, जन्मदिन पार्टियों और पारिवारिक छुट्टियों पर उसकी और मिहिर की तस्वीरें निकालना जारी रखा। मेरे पापा बीमार हैं, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से ठीक काम करता है। उनके डॉक्टर डॉ. आलोक राय ने यह लिखा है। उसने एक आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट उठाई। इसमें लिखा है कि पापा अभी भी अपने जीवन और अपने पैसे के बारे में अपने फैसले खुद ले सकते हैं। देव खन्ना ने सावधानी से कागजात लिए, बढ़ती रुचि और एक विजयी मुस्कान के साथ उनकी जांच की। और जहां तक चाचा जय की बात है, लीला अपने चाचा की ओर मुड़ी, जिनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उन्होंने मेरे जन्म से पहले पापा की कंपनी को चुराने की कोशिश की थी। मेरे पापा ने उसे बचाया और उसे पहले से बेहतर बनाया। अब चाचा जय उसे फिर से चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कंपनी अच्छी नहीं चल रही है। जय शर्मा आक्रामक रूप से आगे झुके। यह एक मजाक है। बच्ची स्पष्ट रूप से ऐसी पंक्तियां रट रही है जो उसे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए सिखाई गई हैं। लीला ने एक अप्रत्याशित संयम के साथ जवाब दिया, जिसने सभी को अवाक कर दिया। मैंने यह सब सुनकर सीखा। बड़े लोग सोचते हैं कि बच्चे नहीं समझते कि वे क्या कहते हैं, लेकिन हम करते हैं। हम बहुत ध्यान देते हैं जब वे सोचते हैं कि हम खेल रहे हैं। वह फिर से न्यायाधीश थुतु सिंह की ओर मुड़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबूत यह है, उसने अपने बैंगनी बैग से एक छोटा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर निकाला, जो अदालत की रोशनी में चमक रहा था। 3 हफ्ते पहले मैंने मां को फोन पर सुना था, जब उन्हें लगा कि मैं सो रही हूं। वह अपने सप्ताहांत की यात्रा के दौरान चाचा जय से बात कर रही थी। रिया मल्होत्रा अचानक खड़ी हो गईं और चिल्लाईं, माननीय न्यायालय, मुझे इस पर आपत्ति है। यह जो भी हो, यह मेरी जानकारी या मेरी कानूनी सहमति के बिना प्राप्त किया गया था। आपत्ति स्वीकार। न्यायाधीश ने व्यावसायिक खेद के साथ फैसला सुनाया। लीला, मैं बिना अनुमति के बनाई गई रिकॉर्डिंग को आधिकारिक सबूत के रूप में अनुमति नहीं दे सकती। लीला का चेहरा उतर गया, लेकिन केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए, इससे पहले कि वह ठीक हो गई। ठीक है, मैंने वही लिखा जो उन्होंने सुनाने के तुरंत बाद कहा था। उसने एक रचना नोटबुक निकाली, जिस पर कवर पर चमकने वाले पेन से मेरी डायरी लिखा था। 10 मई। उसने पढ़ना शुरू किया। मां ने कहा, एक बार जब हम मिहिर के पैसे और कंपनी पर नियंत्रण कर लेंगे, तो हम आखिरकार वैसे जी पाएंगे जैसे हमें जीना चाहिए।
वह मेडिकल रिपोर्ट बहुत महंगी थी, लेकिन हर रुपया सार्थक होगा। अगर न्यायाधीश मानती हैं कि मिहिर अब अपने मामलों को नहीं संभाल सकते। गुरुग्राम का अदालत कक्ष आवाजों के कोलाहल में फूट पड़ा। रिया का चेहरा पूरी तरह से रंगहीन हो गया, संगमरमर की तरह पीला पड़ गया। जय शर्मा खड़े हो गए, एक कांपती हुई उंगली से लीला की ओर इशारा करते हुए। यह एक नाटक है बच्ची, ये सब हमें बुरा दिखाने के लिए बना रही है। मैं इसे नहीं बना रही हूं। लीला की आवाज ने मौजूदा हंगामे को चीरते हुए चिल्लाया। आप दोनों मुझे पैसे के लिए मेरे पापा से दूर करना चाहते हैं। आपको मेरी या उनकी परवाह नहीं है। न्यायाधीश सिंह ने अपनी गदा से बार बार असामान्य बल के साथ प्रहार किया। शांत रहो, मेरी अदालत में शांत रहो। जैसे ही शोर धीरे धीरे कम हुआ, मिहिर शर्मा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। गर्व और दर्द के आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे जब उन्होंने उसे प्रशंसा और गहरी चिंता के मिश्रण से देखा। माननीय न्यायालय, देव खन्ना ने कहा। जब पूर्ण शांति बहाल हो गई, इन गंभीर आरोपों और लीला द्वारा इतनी बहादुरी से प्रस्तुत किए गए सबूतों को देखते हुए हम अनुरोध करते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक पूर्ण जांच की जाए। न्यायाधीश सिंह ने अपनी अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक गंभीर होते हुए सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। यह सुनवाई संबंधित अधिकारियों द्वारा आगे की जांच लंबित रहने तक स्थगित की जाती है। मैं लीला के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष संरक्षक नियुक्त कर रही हूं और मैं श्री शर्मा की संज्ञानात्मक क्षमताओं का एक स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा पूर्ण मूल्यांकन चाहती हूं। उन्होंने रिया और जय की ओर एक गंभीर नजर से देखा, जिसने न्याय का वादा किया था। और मैं चाहती हूं कि अदालत तुरंत इस साजिश और मेडिकल रिपोर्ट में हेराफेरी के आरोपों की जांच करे। जब रिया और जय अपने वकीलों से तुरंत सलाह ले रहे थे, लीला अपने पिता के पास लौट आई। मैंने अच्छा किया पापा, लीला ने आशा से भरी एक छोटी सी आवाज में फुसफुसाया। मिहिर ने उसे अपनी अच्छी भुजा से अपनी ओर खींचा, एकमात्र जो अभी भी कुछ फुर्ती के साथ प्रतिक्रिया दे रही थी। तुम अद्भुत थी मेरी लीला, बिल्कुल अविश्वसनीय। गुरुग्राम के अदालत कक्ष में किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि यह एक कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी जो न केवल शर्मा परिवार को हमेशा के लिए बदल देगी, बल्कि शायद पूरे देश में पारिवारिक कानून की प्रकृति को भी बदल देगी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद के दिन छोटी लीला शर्मा के लिए भावनाओं और मुलाकातों के एक बवंडर के रूप में गुजरे, जो स्थानीय मीडिया के ध्यान का केंद्र बन गई थी। अदालत ने पूजा मेहरा को उसकी अस्थायी कानूनी संरक्षक के रूप में नियुक्त किया था, जो एक दयालु चेहरे और बीच बीच में बालों वाली महिला थी, जिसने धैर्यपूर्वक समझाया कि उसका काम यह सुनिश्चित करना था कि अदालत लीला के लिए सबसे अच्छा क्या था, इस पर विचार करे। मुझे अदालत में अपनी विशेष आवाज के रूप में सोचो, पूजा ने अपनी पहली बैठक के दौरान मिहिर के गुरुग्राम के सबसे विशिष्ट क्षेत्रों में से एक में स्थित आलीशान अपार्टमेंट में कहा। मैं यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए हूं कि सभी सुने कि तुम वास्तव में क्या चाहती हो और क्या जरूरत है। लीला ने पूजा का सावधानी से अध्ययन किया, इससे पहले कि वह अपनी सामान्य गंभीरता के साथ सिर हिलाती। क्या तुम मुझे मेरे पापा के साथ हमेशा रहने में मदद करोगी? पूजा ने कोमलता से मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं न्यायाधीश को तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ महत्वपूर्ण बताने में मदद करूंगी। क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि तुम दोनों का एक सामान्य दिन कैसा होता है? और इस तरह लीला ने पूजा को अपनी दिनचर्या में अविश्वसनीय सटीकता के साथ मार्गदर्शन किया। सुबह की दिनचर्या जहां राधा, उनकी 5 साल की गृहिणी, मिहिर की शारीरिक जरूरतों में मदद करती थी, जबकि लीला खुशी से स्कूल के लिए तैयार होती थी। कैसे मिहिर का सहायक तरुण लीला को वसंत वैली स्कूल, क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में से एक, ले जाता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह हमेशा समय पर और सुरक्षित पहुंचे। दोपहर का समय रसोई की मेज पर गृह कार्य करते हुए बीतता था। मिहिर पास में ही रहते थे, महत्वपूर्ण काम की कॉलों के बीच सवालों के जवाब देते थे जो कभी खत्म नहीं होते थे। रातें विज्ञान से लेकर कला तक सभी प्रकार के विषयों पर रात के खाने के दौरान बातचीत से भरी रहती थीं। और अंत में लीला के कमरे में सोने से पहले की कहानियां, जिसे एक विशेष कुर्सी के साथ संशोधित किया गया था ताकि मिहिर आराम से बैठ सकें, वह कभी भी कोई कहानी नहीं छोड़ते। लीला ने स्पष्ट गर्व के साथ कहा, भले ही उनकी बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हों, वह हमेशा कहते हैं कि मैं दुनिया के किसी भी करोड़पति व्यापार से ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। पूजा ने विस्तृत नोट्स लिए, बुद्धिमान प्रश्न पूछे और पिता और बेटी के बीच वास्तविक और गहरे बंधन का अवलोकन किया जो मिहिर की शारीरिक सीमाओं को पार करता था। अपार्टमेंट मिहिर की स्थिति के लिए विभिन्न अनुकूलन से सुसज्जित था। एक्सेस रैंप, उनकी व्हील चेयर के लिए संशोधित फर्नीचर
और एक अत्याधुनिक घरेलू चिकित्सा स्टेशन, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्यार, हंसी और भावनात्मक स्थिरता से भरा एक घर भी था। इस बीच शहर के दूसरी तरफ अपने आलीशान होटल स्वीट में रिया मल्होत्रा शुद्ध, दबी हुई गुस्से से तिलमिला रही थी। सुनवाई उसकी मास्टर प्लान के अनुसार नहीं हुई थी और उसकी वकील स्थिति को बिल्कुल भी नरम नहीं कर रही थी। यह एक पूर्ण आपदा है, रिया, वर्षा कपूर ने कमरे में घूमते हुए सीधे कहा। बच्ची ने तुम्हें एक अनुपस्थित मां के रूप में दिखाया है, जो अचानक कई शून्य के चेक के लिए प्रकट हुई। हमें तुरंत अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है अगर हम जीतना चाहते हैं। रिया आलीशान स्वीट में घूम रही थी। उसकी डिजाइनर हील्स आयातित आलीशान कालीन में धंस रही थी। वह छोटी सी बच्ची, मिहिर ने उसे यह सब कहने के लिए प्रशिक्षित किया होगा। वह 7 साल की है, भगवान के लिए। उस उम्र का कोई भी बच्चा किसी बड़े व्यक्ति द्वारा हेरफेर किए बिना सबूत और गवाही के बारे में नहीं सोचता। हालांकि वर्षा ने अपने गंभीर विश्लेषण के साथ जारी रखा। हम अब एक कठिन लड़ाई का सामना कर रहे हैं। न्यायाधीश सिंह ने लीला को स्पष्ट रूप से कायल और ईमानदार पाया। हमारा सबसे अच्छा तरीका अब यह दिखाना है कि तुमने अपनी मात्र प्रवृत्ति के साथ ईमानदारी से फिर से जुड़ गई हो और तुम मिहिर की घटती हुई सेहत के बारे में चिंतित हो। रिया घूमना बंद कर दिया और खुद को एक उदार सफेद वाइन का गिलास डाला। ठीक है, मैं चिंतित मां का नाटक करूंगी। बीमार बच्चों के साथ कुछ चैरिटी का काम शेड्यूल करो। मुझे अनाथ बच्चों को पढ़ते हुए या जो भी जरूरी हो उसकी तस्वीरें खिंचवाओ और जितनी जल्दी हो सके लीला के साथ एक और मुलाकात का आयोजन करो ताकि उसे मना सको। यह अब हासिल करना मुश्किल हो सकता है, वर्षा ने सावधानी से चेतावनी दी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने निर्दिष्ट किया कि सभी मुलाकातें पूजा मेहरा द्वारा सख्ती से पर्यवेक्षण की जानी चाहिए, जब तक आगे कोई आदेश न हो। रिया का गिलास उसके पूरी तरह से रंगे हुए होंठों तक आधा जम गया। क्या यह एक अत्याचार है? मैं उसकी जैविक मां हूं। यह मानक प्रक्रिया है जब किसी नाबालिग पर संभावित हेरफेर या अनुचित प्रभाव के आरोप होते हैं, वर्षा ने धैर्यपूर्वक समझाया। लेकिन यह हमारे पक्ष में काम कर सकता है अगर तुम उन अदालत पर्यवेक्षित मुलाकातों के दौरान अपनी वास्तविक मातृभक्ति से संरक्षक को प्रभावित करने में सफल रहती हो। रिया ने अपने गिलास को संगमरमर की साइड टेबल पर एक तेज क्लिक के साथ रख दिया। ठीक है, अगर जरूरी हुआ तो मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगी। मैं जो खोजने आई हूं वह बिना मिले गुरुग्राम से नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जय शर्मा अपने कॉरपोरेट कार्यालय में अपने वकील हितेश देसाई के साथ उतनी ही तनावपूर्ण बातचीत कर रहे थे। यह एक तबाही है, जय ने अपनी इतालवी रेशमी टाई ढीली करते हुए फुर्ती से कहा। हमने यह अनुमान क्यों नहीं लगाया कि बच्ची इतना निर्णायक कारक होगी? उसने हमें एक बच्चों की हॉरर फिल्म के खलनायक जैसा दिखा दिया जो वहां मौजूद सभी लोगों के सामने था। हितेश ने अपने पढ़ने वाले चश्मे को समायोजित करते हुए आह भरी। बच्चे अदालतों में अप्रत्याशित चर होते हैं, लेकिन मैं सहमत हूं कि हमने उसे पूरी तरह से कम आंका। अच्छी खबर यह है कि न्यायाधीश को अभी भी मिहिर की सेहत के बारे में वास्तविक चिंताएं हैं। स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन अभी भी हमारे पक्ष में काम कर सकता है यदि डॉक्टर सही हो। जय अपनी चमड़े की कुर्सी पर पीछे झुक गया, सोच में डूबे हुए अपने हाथों की उंगलियां जोड़ लीं। मैंने उस बारे में पहले ही सोच लिया है। मैंने डॉ. ललित प्रसाद से संपर्क किया है। वह देश के सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्टों में से एक के रूप में जाने जाते हैं, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में विशेषज्ञता रखते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जय ने एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ जोड़ा, वह मुझे सालों से एक बहुत बड़ा एहसानमंद है। हितेश की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। जय, अगर तुम जो मैं सोच रहा हूं वह सुझा रहे हो तो तुम्हें कानून के साथ बहुत सावधान रहना होगा। मैं कुछ भी अनुचित नहीं सुझा रहा हूं, जय ने कोमलता से बीच में टोका। मैं बस यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि मेरे भाई की स्थिति का एक गहन परीक्षण क्षेत्र के एक प्रमुख विशेषज्ञ द्वारा किया जाए। यदि वह परीक्षण बीमारी की प्रगतिशील प्रकृति और उसके संभावित संज्ञानात्मक प्रभावों को उजागर करता है तो ठीक है। यह सिर्फ एक चिकित्सा तथ्य है ना? हितेश इस स्थिति से असहज लग रहा था, लेकिन आखिरकार सिर हिलाया। बस सावधान रहो न्यायाधीश सिंह। मुझे कोई ऐसी व्यक्ति लगती हैं जो किसी भी छोटे से विवरण को भी नहीं छोड़ती हैं। चिंता मत करो, जय ने अपनी कुर्सी घुमाकर शहर के क्षितिज को देखने के लिए कहा। मैं अपनी पूरी जिंदगी मिहिर के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं। मुझे ठीक से पता है कि उसे उसके ही खेल में कैसे हराना है, भले ही मुझे इसे हासिल करने के लिए अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करना पड़े। शर्मा के अपार्टमेंट में वापस
मिहिर अपने वकील देव खन्ना और अपने आजीवन दोस्त और व्यापारिक साथी नवीन कपूर के साथ मिल रहे थे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि लीला ने ऐसा किया। मिहिर ने आश्चर्य और अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी चिंता के साथ सिर हिलाया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह अपने आसपास क्या हो रहा है, उतना समझती थी। देव ने भोजन की मेज पर कागजात सावधानी से व्यवस्थित किए। यह उल्लेखनीय था मिहिर, लेकिन हमें अब सतर्क रहना होगा। रिया की वकील पहले ही यह सुझाव दे रही है कि तुमने उसे प्रशिक्षित किया है, जो नाटकीय रूप से उल्टा पड़ सकता है। अगर हम अब से कानूनी स्थिति को अच्छी तरह से नहीं संभालते हैं तो यह बिल्कुल बेतुका है। मिहिर ने जोर से विरोध किया। मैं उसे इस सारी कानूनी गड़बड़ी से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने यह सब खुद ही पता लगाया क्योंकि वह बहुत चौकस है। नवीन, जो लीला के जन्म से ही उसके गॉडफादर थे, ने प्यार से मुस्कुराया। जो कोई भी लीला को जानता है वह उसकी बहादुरी से हैरान नहीं होगा। वह 2 साल की उम्र से ही बात करने के बाद से ही समझदार रही है। तुम्हें याद है जब उसने 4 साल की उम्र में ही संग्रहालय गाइड को डायनासोर के बारे में ठीक किया था? मिहिर दिल खोलकर हंसे, लेकिन फिर दर्द से कराह उठे जब मांसपेशियों में ऐंठन उनके मल्टीपल स्क्लेरोसिस से कमजोर शरीर में फैल गई। नवीन ने तुरंत पास के काउंटर पर दवा के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मिहिर ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मैं ठीक हूं, बस दिन के तनाव से थोड़ा थक गया हूं। देव ने अपने मुवक्किल को अपनी आंखों में वास्तविक चिंता के साथ देखा। मिहिर, तुम्हें आने वाली चीजों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अदालत एक स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन का आदेश दे रही है और तुम शर्त लगा सकते हो कि रिया और जय एक ऐसे डॉक्टर को खोजने के लिए दबाव डालेंगे जो तुम्हारी भविष्य की सेहत और लीला की देखभाल करने की तुम्हारी क्षमता के लिए सबसे खराब संभावित परिदृश्यों पर जोर दे। मिहिर ने अपने वकील के शब्दों पर गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने सावधानीपूर्वक दस्तावेज किया है कि मेरी शारीरिक सीमाओं के बावजूद मेरे संज्ञानात्मक कार्य अक्षुण्ण रहते हैं। यह शरीर की बीमारी है, मन की नहीं, और यह कानून के सामने स्पष्ट होना चाहिए। दुर्भाग्य से, देव ने खेद के साथ जोड़ा, वे बीमारी की प्रगतिशील प्रकृति और दूर के भविष्य में संज्ञानात्मक गिरावट की संभावना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे तर्क देंगे कि लीला के सर्वोत्तम हित में तुम्हारी अंततः पूर्ण अक्षमता के लिए योजना बनाना, उसकी संपत्ति को सुरक्षित करना है। मिहिर का चेहरा लोहे के दृढ़ संकल्प के साथ सख्त हो गया। तो हम भी उससे पूरी ताकत से लड़ेंगे। मैंने पहले ही अपने साख अग्रिम निर्देश अपडेट कर दिए हैं और नवीन को मुख्य ट्रस्टी के रूप में लीला के लिए एक ट्रस्ट स्थापित किया है। यदि ईश्वर न करे मैं अक्षम हो जाता हूं, मैंने यह सुनिश्चित किया है कि लीला की देखभाल उन लोगों द्वारा की जाए जो उसे वास्तव में दिल से प्यार करते हैं, न कि उन भाग्य के शिकारियों द्वारा जिन्होंने उसे तब छोड़ दिया था जब उसे उनकी सबसे अधिक जरूरत थी। नवीन ने मिहिर के कंधे पर एक आरामदायक हाथ रखा। हम तुम्हारे साथ हैं मिहिर, हम सभी इस मामले में तुम्हारे साथ हैं। मिहिर ने कृतज्ञता से मुस्कुराया और फिर दीवार घड़ी की ओर देखा। मुझे अभी लीला को उसके पियानो सबक से लेने जाना चाहिए। देव, क्या तुम हमारे साथ रात का खाना खाने के लिए रुक सकते हो? लीला तुम्हें अपनी सबूत वाली फाइल फिर से दिखाना पसंद करेगी। उसने कल की सुनवाई के बाद से नए रंगीन टैब जोड़े हैं। देव बच्ची की बात पर दिल खोलकर हंसे। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वह बच्ची एक दिन एक शानदार वकील बनेगी अगर वह उस रास्ते पर चलने का फैसला करती है। देव और नवीन के जाने के बाद मिहिर गुरुग्राम शहर की ओर देखने वाली खिड़की की ओर बढ़े। पार्कों की हरियाली उनके नीचे फैली हुई थी, बाधाओं के बावजूद जीवन की दृढ़ता की याद दिलाती थी। उन्होंने लीला के बारे में सोचा, उनका व्यक्तिगत चमत्कार, उनके अस्तित्व के हर दिन पुराने दर्द से लड़ने का उनका कारण। उन्होंने कभी पूर्णकालिक एकल पिता बनने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि रिया अपनी ही बेटी से दूर चली जाएगी, लेकिन कई मायनों में यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। इसने उन्हें यह प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया था कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। इस तरह से उपस्थित रहने के लिए, जिस तरह से उनके अपने धनी पिता अपने बचपन में उनके साथ कभी नहीं थे। लिफ्ट की आवाज आई और उन्होंने राधा को लीला और उसकी पियानो शिक्षिका श्रीमती दीक्षित का अभिवादन करते सुना। कुछ क्षण बाद लीला दौड़कर लिविंग रूम में आई। उसका चेहरा चमक रहा था। पापा, मैंने आज एक नया गाना सीखा है, क्या आप इसे अभी सुनना चाहेंगे? उसका चेहरा उत्साह से भरा था। अदालत की गंभीर लीला के सभी निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे। बिल्कुल, मेरी लीला, पियानो की ओर चलो। जब मिहिर अपनी बेटी के पीछे हॉल के कोने में भव्य पियानो की ओर गए तो उन्हें दृढ़ संकल्प की एक नई लहर महसूस हुई जिसने उन्हें ताकत दी।
रिया और जय के पास पैसा, प्रभाव और कपटपूर्ण चालें हो सकती हैं, लेकिन मिहिर के पास कुछ बहुत अधिक शक्तिशाली था। पूर्ण सत्य और एक बेटी जो इसे किसी के भी सामने कहने के लिए पर्याप्त बहादुर थी। लीला ने अपनी उंगलियों को सावधानी से कुंजियों पर रखा और एक सरल लेकिन सुंदर धुन बजानी शुरू कर दी। मिहिर ने उसके छोटे हाथों को शालीनता से चलते देखा। उसका चेहरा पूर्ण एकाग्रता का अध्ययन था और उसने खुद से एक शांत वादा किया, जो भी करना पड़े, रिया और जय उस पर जो कुछ भी फेंक दें, वह इस अनमोल प्रतिभाशाली बच्ची की रक्षा करेगा जो उसका पूरा संसार बन गई थी। उस समय वह नहीं जानते थे कि शहर के दूसरी तरफ रिया एक दर्पण के सामने अपने वादे कर रही थी। ऐसे वादे जो घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करेंगे, जो लीला के साहस और दृढ़ संकल्प की इस तरह से परीक्षा लेंगे जिसकी उनमें से कोई भी कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। अगली सुबह लीला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी जब घर का फोन लगातार बजा। राधा ने उठाया, फिर मिहिर को अपनी आवाज में तत्काल बुलाया। श्रीमान शर्मा, यह स्कूल से है। प्रिंसिपल मेहता आपसे तुरंत किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहती हैं जो अभी मुख्य द्वार पर हुई है। मिहिर ने फोन उठाया। उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे चिंतित होती जा रही थी। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने फोन रखा और शांति से लीला की ओर मुड़े। मेरी लीला, वह प्रिंसिपल मेहता थीं। उनका कहना है कि स्कूल में तुम्हारी मां से जुड़ी एक स्थिति हुई है। जाहिर है रिया वहां यह दावा करते हुए प्रकट हुई कि उसे तुम्हें एक अंतिम मिनट की जरूरी मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए ले जाना था। लीला की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लेकिन आज मेरी डॉक्टर के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है पापा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। मुझे पता है बेटी, मिहिर ने उसे शांत करने के लिए धीरे से कहा। स्कूल ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और मेरी पूर्व लिखित अनुमति के बिना तुम्हें बाहर जाने से मना कर दिया। प्रिंसिपल हमें सतर्क करना चाहती थी और यह सत्यापित करना चाहती थी कि कोई भ्रम तो नहीं। आए, लीला ने घबराहट में अपना होंठ काटा। मां मुझे तुमसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही है ना? मिहिर अपनी कुर्सी में पास आए और उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जाएगा, तुम्हारी सहमति के बिना। स्कूल ने ठीक वही किया जो उसे करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि आज घर पर रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। लीला ने सिर हिलाया और पूछा, क्या हम एक मूवी डे मना सकते हैं? बिल्कुल, मिहिर मुस्कुराया। तुम पहली मूवी चुनो। जब लीला एक मूवी चुनने के लिए दौड़ी, मिहिर ने देव खन्ना को एक और तत्काल फोन किया। रिया का वसंत वैली स्कूल में अप्रत्याशित रूप से प्रकट होना न केवल चिंताजनक था, बल्कि संभावित रूप से अदालत के अस्थायी आदेशों का उल्लंघन भी था। हालांकि मिहिर को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि लीला के लिए लड़ाई उनकी मूल अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और उनके दिमाग के किसी कोने में एक लगातार डर गहरा गया। क्या होगा अगर उनका स्वास्थ्य वास्तव में इतना बिगड़ जाए कि वह शारीरिक रूप से उसकी रक्षा न कर सकें? रिया द्वारा लीला को स्कूल से ले जाने के प्रयास की खबर कानूनी चैनलों के माध्यम से तेजी से फैल गई। दोपहर तक न्यायाधीश सिंह ने एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी, जिसमें रिया को लीला के स्कूल से कम 150 मीटर दूर रहने और पूजा मेहरा द्वारा सख्ती से पर्यवेक्षण किए गए सभी संपर्कों को रखने के लिए मजबूर किया गया था। घटना ने लीला के अपने पिता की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया, लेकिन उसकी मां और उसके चाचा जय की ओर से अधिक सूक्ष्म दबाव की रणनीति की शुरुआत को भी चिह्नित किया, जिन्होंने आसानी से हार नहीं मानी। 2 दिन बाद लीला स्कूल लौट आई, जहां फुसफुसाहट वसंत वैली स्कूल के गलियारों में उसके पीछे थी। ब्रेक के दौरान वह अकेली बैठी रही जब तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जिया एक संदेहपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उसके साथ नहीं मिली। सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, लीला, जिया ने अपना लंच बॉक्स खोलते हुए कहा। मीना कहती है कि उसकी मां ने उसे बताया कि तुम्हारे माता पिता 1 करोड़पति विरासत की वजह से तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। लीला ने अपने सैंडविच पर ध्यान केंद्रित किया, रोने की कोशिश न करते हुए। ऐसा नहीं है कि चीजें बिल्कुल वैसी ही हो रही हैं, जिया, यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है। और ध्रुव कहता है कि उसके पापा ने अखबार में पढ़ा कि तुम अदालत में खड़ी हो गईं और एक बहुत महत्वपूर्ण न्यायाधीश पर चिल्लाईं। जिया ने उत्सुकता से जारी रखा, क्या तुमने सच में ऐसा किया? मैं चिल्लाई नहीं, लीला ने धीरे से कहा। मैंने सिर्फ सच कहा क्योंकि कोई और नहीं कह रहा था। इससे पहले कि जिया जवाब दे पाती, पूजा मैम, लीला की शिक्षिका, दयालुता से उनकी मेज के पास आईं। लीला, क्या मैं तुमसे एक पल के लिए गलियारे में बात कर सकती हूं? एक बार वहां पहुंचने पर शिक्षिका बच्ची की आंखों के स्तर पर आने के लिए घुटने टेक कर बैठ गईं। मैं जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो, लीला। मुझे पता है कि घर पर चीजें मुश्किल होंगी। मैं ठीक हूं, पूजा मैम,
मेरे पापा और मैं हमेशा की तरह इसे एक साथ संभाल रहे हैं। शिक्षिका की अभिव्यक्ति जवाब पर नरम पड़ गई। तुम्हें पता है कि तुम मुझसे कभी भी बात कर सकती हो, है ना? या स्कूल के काउंसलर से। अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, मुझे पता है। धन्यवाद। लीला ने विनम्रता से सिर हिलाया। क्या मैं अब वापस दोपहर का भोजन करने जा सकती हूँ? जिया मेरा इंतजार कर रही है। जब वह कैफेटेरिया की ओर लौट रही थी, उसने देखा कि कई माता पिता जो स्वयंसेवक के रूप में मदद कर रहे थे, उसे देख रहे थे और आलोचनात्मक नजर से आपस में फुसफुसा रहे थे, जिससे उसे अपने ही स्कूल में बहुत असहज महसूस हुआ। स्कूल के बाद तरुण द्वारा उसे लेने के बजाय लीला ने पूजा मेहरा को प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करते हुए पाया। नमस्ते लीला, पूजा ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। तुम्हारे पापा ने मुझसे आज तुम्हें लेने के लिए कहा। हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो तुमसे इस बारे में बात करना चाहता है कि तुम्हें अपने परिवार में क्या हो रहा है, इस सब के बारे में कैसा महसूस हो रहा है। लीला पूजा की कार में चढ़ी, अपने बैंगनी बैग को कसकर पकड़े हुए। क्या आप एक थेरेपिस्ट की बात कर रही हैं? मेरे पापा मुझे पिछले साल डॉक्टर टॉरेस के पास ले गए थे, जब माँ फिर से क्रिसमस के लिए नहीं आई थी। पूजा बच्ची के शब्दावली और अपने जीवन की समझ से प्रभावित होकर सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही। हाँ, वह डॉ. स्नेहा वर्मा है। वह एक बाल मनोवैज्ञानिक हैं जो अक्सर अदालत को यह समझने में मदद करती हैं कि पारिवारिक विवादों के दौरान बच्चे क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। वे एक आधुनिक कार्यालय भवन में पहुंचे जहां डॉ. वर्मा ने उन्हें खिलौनों, किताबों और कला सामग्री से भरे कमरे में स्वागत किया। वह पूजा से छोटी थीं, घुंघराले बालों और एक दयालु मुस्कान के साथ जो तुरंत विश्वास जगाती थी। नमस्ते लीला, पूजा बाहर इंतजार करेंगी जबकि हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है? अगले 1 घंटे के दौरान डॉ. वर्मा ने लीला को विभिन्न गतिविधियों जैसे चित्र बनाना, कठपुतलियों से खेलना और अपने घर के जीवन के बारे में सरल प्रश्नों का उत्तर देना सिखाया। लीला ने अपने अपार्टमेंट को मिहिर के साथ अपनी व्हील चेयर में उसके बगल में पियानो पर चित्रित किया। उसने एक पारिवारिक वृक्ष बनाया, रिया को मुख्य तने से बहुत दूर कागज के किनारे पर लगभग रखते हुए। जब उसे अपने माता पिता का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उसने मिहिर के बारे में अत्यधिक प्यार और प्रशंसा के साथ बात की और रिया के बारे में एक सतर्क अलगाव के साथ बात की, जिसने डॉक्टर का ध्यान आकर्षित किया। मेरी मां सुंदर हैं, लीला ने एक चित्र को रंगते हुए कहा, और वह महंगी फूलों की तरह अच्छी महकती हैं, लेकिन उन्हें मेरे बारे में महत्वपूर्ण बातें नहीं पता। किस तरह की बातें? डॉ. वर्मा ने व्यावसायिक जिज्ञासा के साथ पूछा। उदाहरण के लिए, उन्हें नहीं पता कि मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। उन्होंने मुझे पिछली बार जब मैं उनसे मिलने गई थी तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाई थी और मेरे पूरे शरीर पर बहुत सारे लाल दाने निकल गए थे। लीला ने कागज से नजरें हटाए बिना रंग भरना जारी रखा। मेरे पापा हमेशा मेरी दवा हर जगह साथ ले जाते हैं। वह रेस्तरां में सामग्री की जांच करते हैं। मेरी मां ने सिर्फ कहा कि मैं एक ड्रामेटिक थी। सत्र के दौरान डॉ. वर्मा ने लीला की बेहतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उसकी व्यापक शब्दावली और उसकी कानूनी और पारिवारिक स्थिति की परिपक्व समझ पर ध्यान दिया। उन्होंने एक वास्तविक और गहरा स्नेह भी देखा जब लीला अपने पिता के बारे में बात करती थी, जो उसकी मां या चाचा जय का उल्लेख करने पर स्पष्ट चिंता के विपरीत था। सत्र के अंत में डॉ. वर्मा ने पूजा से संक्षेप में बात की, जबकि लीला रिसेप्शन में इंतजार कर रही थी। वह उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से अनुकूलित है। इतने तनावपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अपने पिता के साथ उसका बंधन असाधारण रूप से मजबूत और स्वस्थ है, जहां से भी देखा जाए। मुझे पिता द्वारा किसी भी प्रशिक्षण या हेरफेर का कोई सबूत नहीं मिला। वास्तव में मैं हैरान हूं कि उसने इतनी कम उम्र में अपनी राय कितनी स्वतंत्र रूप से बनाई है। वह असामान्य रूप से बोधगम्य है, डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला। पूजा ने सहमति में सिर हिलाया। यह घर में मेरे अवलोकनों से पूरी तरह मेल खाता है। उसकी मां के साथ उसका क्या रिश्ता है? डॉ. वर्मा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वहां एक महत्वपूर्ण अनुलग्नक असुरक्षा है। लीला अपनी मां को परित्याग और अपनी बुनियादी जरूरतों के प्रति अवहेलना से जोड़ती है। यह चिंताजनक है, खासकर रिया के अचानक फिर से प्रकट होने और हिरासत की मांग करने को देखते हुए। इस बीच एक गुप्त बैठक में रिया और जय एक जनसंपर्क सलाहकार दिया सिंघानिया से मिल रहे थे, जो उच्च प्रोफाइल ग्राहकों को विवादास्पद कानूनी लड़ाइयों के दौरान अपनी सार्वजनिक छवि को संभालने में मदद करने के लिए जानी जाती थी। वर्तमान कथा पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, दिया ने मेज पर एक फाइल खिसकाते हुए समझाया। स्थानीय अखबारों ने आज सुबह
यह कहानी एक विनाशकारी शीर्षक के साथ प्रकाशित की। पिता की छोटी वकील। 7 साल की बच्ची अदालत में अपनी महत्वाकांक्षी मां का सामना करती है। रिया ने घृणा के साथ अखबार को फर्श पर फेंक दिया। यह हास्यास्पद है। वे मुझे खलनायक बना रहे हैं क्योंकि तुम एक रिया की तरह व्यवहार कर रही हो, दिया ने सीधे कहा। उसके स्कूल में प्रकट होना जनसंपर्क के दृष्टिकोण से एक विनाशकारी कदम था। इसने हर नकारात्मक शब्द को मान्य किया जो लीला ने तुम्हारे बारे में न्यायाधीश के सामने कहा। मैं बस अपनी बेटी को देखना चाहती थी। रिया ने अपनी हरकतों को सही ठहराने की कोशिश करते हुए धीरे से विरोध किया। जय ने अपनी सीट से ठहाका लगाया। अब दिखावा। रिया, हम दिया को इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए भुगतान कर रहे हैं, न कि तुम्हारे पीड़ित मां के अभिनय पर विश्वास करने के लिए। दिया ने बहस को अनदेखा कर दिया और अपनी रणनीतिक योजना के साथ दोनों की छवि को साफ करने के लिए जारी रखा। हमें तुरंत सार्वजनिक धारणा बदलने की जरूरत है अगर हमें कोई मौका चाहिए। मैंने अगले हफ्ते तुम्हें बच्चों के अस्पताल में बीमार बच्चों को कहानियां पढ़ते हुए और महंगे खिलौने ले जाते हुए स्वयंसेवक के रूप में काम करने का आयोजन किया है। तुम्हारे मातृ करुणा के निजी क्षणों को कैद करने के लिए हमारे पास एक पेशेवर फोटोग्राफर होगा। रिया ने उत्साह से सिर हिलाया। ठीक है, और क्या, तुम्हें लीला के लिए एक वास्तविक घर बनाते हुए देखा जाना चाहिए? दिया ने ठंडेपन से जारी रखा। मैं वसंत वैली स्कूल के पास एक पारिवारिक अपार्टमेंट किराए पर लेने और उसके लिए एक सुंदर कमरा सजाने का सुझाव देती हूं। ऐसा दिखाओ कि तुम अपनी बेटी के साथ एक वास्तविक भविष्य की योजना बना रही हो। मेरे दिमाग में पहले से ही एक जगह है, रिया ने एक गणनात्मक मुस्कान के साथ कहा। यह स्कूल से पैदल दूरी पर है। दिया ने जल्दी से नोट्स लिए। उत्तम। अब तुम्हारे सार्वजनिक बयानों के बारे में, मिहिर के पैसे या जलधारा सॉल्यूशंस कंपनी के बारे में और कोई टिप्पणी नहीं। अब से हर साक्षात्कार विशेष रूप से लीला के कल्याण के लिए तुम्हारी गहरी चिंता पर केंद्रित होना चाहिए, मिहिर के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए। जब वे अपनी मीडिया रणनीति की योजना बना रहे थे, मिहिर डॉ. ललित प्रसाद के साथ अदालत द्वारा आदेशित अपने चिकित्सा मूल्यांकन से गुजर रहे थे। वही विशेषज्ञ जिसका जय ने अपने वकील से पहले उल्लेख किया था। डॉ. प्रसाद विस्तृत शारीरिक परीक्षण, जटिल संज्ञानात्मक मूल्यांकन और प्रारंभिक निदान के बाद से मिहिर के पूरे चिकित्सा इतिहास की समीक्षा करते हुए बेहद गहन थे। मूल्यांकन के दौरान मिहिर ने देखा कि डॉक्टर का ध्यान लगभग पूरी तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सबसे खराब संभावित परिदृश्यों और सबसे गंभीर भविष्य की जटिलताओं पर केंद्रित था। श्री शर्मा, डॉ. प्रसाद ने अंत में कहा, आपका वर्तमान संज्ञानात्मक कार्य अक्षुण्ण प्रतीत होता है, लेकिन आप समझते हैं कि यह बीमारी प्रकृति में अत्यधिक अप्रत्याशित है। कई मरीजों को गंभीर संज्ञानात्मक गिरावट का अनुभव होता है जैसे जैसे बीमारी अधिक उन्नत चरणों में बढ़ती है। डॉक्टर ने एक ऐसे स्वर में जोड़ा जो मिहिर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मिहिर ने डॉक्टर की ओर दृढ़ता से देखा। मैं संभावनाओं से पूरी तरह वाकिफ हूं डॉक्टर। मैं 3 साल से इस निदान के साथ जी रहा हूं, लेकिन एक सांख्यिकीय संभावना मेरे विशेष मामले में पूर्ण निश्चितता नहीं है। मैंने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लीला सुरक्षित रहे, भले ही मेरी स्थिति निकट भविष्य में शारीरिक रूप से बिगड़ जाए। उस रात जब मिहिर लीला को उसके गणित के गृह कार्य में मदद कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वह असामान्य रूप से शांत और विचलित थी। सब ठीक है मेरी लीला? उन्होंने कोमलता से पूछा। लीला ने अपनी अभ्यास पुस्तिका से नजरें नहीं हटाईं। स्कूल में बच्चे अभी भी हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अदालत में क्या हुआ और मां के बारे में टीवी पर क्या कह रहे हैं। मिहिर ने एक आह के साथ अपना पेन एक तरफ रख दिया। मुझे बहुत अफसोस है बेटी, तुम्हारी उम्र में यह सब सहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मीना की मां ने उससे कहा कि वह अब मेरे साथ न खेले। लीला ने टूटी हुई आवाज में जारी रखा। उसने कहा कि हमारे परिवार में बहुत गंभीर समस्याएं हैं। मिहिर को बड़ों की क्रूरता पर क्रोध की एक लहर महसूस हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपनी आवाज शांत रखी। सभी परिवारों में चुनौतियां होती हैं लीला, कुछ बस परिस्थितियों के कारण दूसरों की तुलना में अधिक दिखाई देती हैं। सच्चे दोस्त मुश्किल समय में तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे दूसरे कुछ भी कहें। लीला ने आखिरकार उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, जिन्हें वह गिरने नहीं देना चाहती थी। क्या होगा अगर न्यायाधीश मुझे मां के साथ रहने के लिए मजबूर करती है? क्या होगा अगर मैं तुम्हें रोज नहीं देख पाऊंगी? मिहिर ने अपनी व्हील चेयर को पास किया और लीला को अपनी गोद में बैठाया। उसे उतनी ही ताकत से गले लगाया जितनी उनकी भुजाएं अनुमति देती थीं। ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। न्यायाधीश सिंह, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है?
वह चाहती हैं और हम उन्हें दिखा रहे हैं कि सबसे अच्छा यह है कि तुम मेरे साथ यहीं रहो। लेकिन क्या होगा अगर वह गलत है? लीला उस वास्तविक बचपन के डर के साथ बनी रही। आज रात कोई क्या होगा नहीं, मिहिर ने धीरे से बीच में टोका। हम उस पर ध्यान केंद्रित करें जो हम निश्चित रूप से जानते हैं। मैं तुम्हें इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूं। तुम बुद्धिमान और बहादुर हो और हमारे पास बहुत सारे अच्छे लोग हमारी मदद कर रहे हैं। लीला उसके सीने से चिपक गई, अपने पिता के दिल की धड़कन में सुकून पाती रही। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे दूर नहीं जाने दोगे। मैं तुम्हें एक साथ रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता हूं। लीला, मिहिर ने अपने शब्दों को अत्यधिक सावधानी से चुनते हुए जवाब दिया। कुछ चीजें हमारे पूर्ण नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। यह एक ऐसा वादा है जिसे मैं निश्चित रूप से निभा सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब लीला आखिरकार उस रात सो गई, अपने पसंदीदा भरवां हाथी को गले लगाए हुए, मिहिर अपनी बेटी के बिस्तर के पास सामान्य से अधिक समय तक रुके रहे। कल नई चुनौतियां लाएगा। रिया के साथ एक और पर्यवेक्षित मुलाकात, अगली सुनवाई के लिए और तैयारी, और बढ़ती मांसपेशियों की कमजोरी से लड़ने के लिए एक और थका देने वाला शारीरिक चिकित्सा सत्र। लेकिन अभी के लिए अपनी बेटी के कमरे की चुप्पी में मिहिर ने इस असाधारण बच्ची के अस्तित्व के लिए शुद्ध कृतज्ञता का एक पल खुद को दिया, जिसने उनके जीवन को इतना अर्थ दिया था। वह नहीं जानते थे कि शहर में कहीं और रिया अपने वकील की जानकारी के बिना किराए पर लिए गए एक निजी जासूस से फोन पर बात कर रही थी। मुझे मिहिर के खिलाफ कुछ ठोस चाहिए, रिया ने ठंडी आवाज में कहा। कुछ ऐसा जो सबसे समझदार न्यायाधीश को भी उसकी एकल पिता बनने की क्षमता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे। उसकी दवाओं के दुष्प्रभाव, उसके व्यवसाय में अनियमितताएं या घर में अनुचित देखभाल करने वाले होने चाहिए। मुझे कुछ ऐसा ढूंढो जिसका उपयोग मैं भावनात्मक दबाव के रूप में कर सकूं। अगली सुबह लीला रिया के साथ अपनी पर्यवेक्षित मुलाकात के लिए तैयार हुई। उसके हर धीमी गति में स्पष्ट अनिच्छा दिखाई दे रही थी। पूजा उन्हें एक पास के होटल में एक पारिवारिक रेस्तरां में ले जाने के लिए आई, जहां रिया पहले से ही एक रिहर्सल मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रही थी। याद रखना, पूजा ने धीरे से कहा जब वे मेज के पास पहुंचे, यह सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात है। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुम्हें किसी भी समय असहज महसूस हो तो बस मुझे हमारा गुप्त संकेत देना। लीला ने पूजा का हाथ कसकर पकड़ते हुए सिर हिलाया। उन्होंने यह तय किया था कि अगर लीला अपने कान का लोब खींचती है तो इसका मतलब है कि वह तुरंत मुलाकात खत्म करना चाहती है। रिया एक कोने की मेज पर बैठी थी, एक आरामदायक लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत महंगे पहनावे में, उसकी सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मॉडल जैसी उपस्थिति के बिल्कुल विपरीत। लीला, प्रिय। रिया अपनी भुजाएं फैलाकर खड़ी हुई। लीला ने उसे संक्षेप में गले लगाने दिया, इससे पहले कि वह अपनी मां से सबसे दूर की कुर्सी पर खिसक जाती। पूजा उनके बीच अपने नोट्स पैड के साथ बैठी, हर बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए सावधानी से अपनी गोद में रखा हुआ। मैंने चॉकलेट चिप पैनकेक ऑर्डर किए हैं, तुम्हारे पसंदीदा, रिया ने जबरदस्ती उत्साह के साथ कहा। मुझे ब्लूबेरी पैनकेक पसंद है, लीला ने धीरे से सुधारा। मुझे हमेशा वही पसंद रहे हैं। रिया की मुस्कान एक पल के लिए लड़खड़ाई, इससे पहले कि वह बच्ची की ओर अपनी पूरी झूठी तीव्रता के साथ फिर से चमक उठी। बेशक, मैं कितनी मूर्ख हूं। हम अभी ऑर्डर बदल देंगे। जैसे जैसे असहज नाश्ता जारी रहा, रिया ने लीला को स्कूल, उसके दोस्तों और उसकी अतिरिक्त गतिविधियों के बारे में सवालों के साथ शामिल करने की कोशिश की। लीला ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन कम से कम शब्दों में, अपनी चौकसी को बनाए रखते हुए। जब रिया ने नए अपार्टमेंट का उल्लेख किया जिसे वह विशेष रूप से उन दोनों के लिए सजा रही थी, तो लीला का हाथ अनजाने में उसके कान की ओर चला गया, इससे पहले कि वह अपनी गोद में लौट आता। उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि पास की मेज पर एक आदमी एक छिपे हुए कैमरे के साथ निजी जासूस के लिए उनकी बातचीत को सावधानी से कैद कर रहा था। गुरुग्राम का अदालत कक्ष पहले से कहीं ज्यादा भीड़ भरा था जब वे 3 हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई के लिए फिर से मिले। 7 साल की बच्ची के बारे में खबर फैल गई थी, जिसने अपने पिता के लिए सभी का सामना किया था, जिससे राष्ट्रीय मीडिया और जनता की रुचि आकर्षित हुई थी। कई टेलीविजन चैनलों ने कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन न्यायाधीश सिंह ने नाबालिग की सुरक्षा के लिए इस पर कड़ा रुख अपनाया था। यह एक पारिवारिक मामला है जिसमें एक छोटी बच्ची शामिल है, न्यायाधीश ने दृढ़ता से घोषणा की थी। यह जनता के लिए एक मनोरंजक तमाशा नहीं है। इसके बावजूद दीर्घा पत्रकारों, उत्सुक सामाजिक हस्तियों और कुछ विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिवक्ताओं से भरी थी, जिन्होंने मिहिर के मामले में वास्तविक रुचि दिखाई थी।
लीला पूजा मेहरा के साथ एक छोटे से संलग्न कमरे में बैठी थी। अगर उसकी उपस्थिति फिर से न्यायाधीश द्वारा आवश्यक हो तो उसे बुलाए जाने का इंतजार कर रही थी। मिहिर ने अनुरोध किया था कि उनकी बेटी को तकनीकी गवाहियों के घंटों से बचाया जाए जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। न्यायाधीश सिंह सहमत थीं। एक अदालत के अधिकारी को उनके साथ रहने और उन्हें नियमित अपडेट प्रदान करने के लिए नियुक्त किया। अदालत कक्ष के अंदर मिहिर की व्हीलचेयर देव खन्ना के बगल में बचाव पक्ष की मेज पर स्थित थी। उनकी स्पष्ट शारीरिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उन्होंने पिछले हफ्तों के तनाव के कारण लक्षणों का एक महत्वपूर्ण प्रकोप अनुभव किया था। लीला एक कस्टम मेड ग्रे सूट में शांत और गरिमापूर्ण रियावादी पक्ष की मेज पर बैठी थी। एक रूढ़िवादी नेवी ब्लू ड्रेस में विवेकपूर्ण मात्र चिंता की एक छवि पेश कर रही थी। उसके बाल सादगी से बंधे हुए थे। जय उसके बगल में बैठा था, समान रूप से शांत, एक गहरे रंग के सूट में जिसमें उसके सामान्य दिखावटी सामान नहीं थे। न्यायाधीश सिंह ने सुनवाई को व्यवस्थित किया और फिर एक अकाट्य अधिकार के साथ वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं। यह न तो कोई सर्कस है, न ही कोई मीडिया इवेंट, और निश्चित रूप से यह व्यक्तिगत या व्यावसायिक प्रतिशोध के लिए कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है। इस अदालत की एकमात्र चिंता यह निर्धारित करना है कि कौन सी व्यवस्था लीला शर्मा के सर्वोत्तम हितों की सबसे अच्छी सेवा करती है। उन्होंने कड़े लहजे में जारी रखा, जो कोई भी इस प्राथमिकता को नजरअंदाज करेगा उसे तुरंत इस कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। क्या यह सभी के लिए स्पष्ट है? सभी वकीलों ने चुप्पी में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, आइए स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञ के गवाह के साथ आगे बढ़ें। डॉ. प्रसाद, कृपया कटघरे में आ जाएं। डॉ. ललित प्रसाद ने कटघरे में आकर सच बोलने की शपथ ली। उन्होंने मिहिर शर्मा के अपने मूल्यांकन पर आगे बढ़ने से पहले अपनी प्रभावशाली साख प्रस्तुत की। श्री शर्मा मल्टीपल स्क्लेरोसिस की क्लासिक रिमिटिंग रिलैप्सिंग प्रस्तुति प्रदर्शित करते हैं, जो अब एक माध्यमिक प्रगतिशील चरण में संक्रमण कर रही है। डॉक्टर ने समझाया, उनकी शारीरिक सीमाएं महत्वपूर्ण हैं और बढ़ रही हैं। उनके ऊपरी अंगों का कार्य बिगड़ा हुआ है और थकान एक पर्याप्त दैनिक कारक है। और उनके संज्ञानात्मक कार्य के बारे में क्या? रिया की वकील वर्षा कपूर ने उकसाया, अंतिम प्रहार की तलाश में। वर्तमान संज्ञानात्मक परीक्षण अक्षुण्ण कार्य दिखाते हैं। डॉ. प्रसाद ने स्वीकार किया। हालांकि सांख्यिकीय रूप से मरीजों का एक उच्च प्रतिशत बीमारी के उन्नत चरणों में बढ़ने पर किसी प्रकार की संज्ञानात्मक गिरावट विकसित करता है। श्री शर्मा की बीमारी के आक्रामक मार्ग को देखते हुए अगले 5 से 10 वर्षों के जीवन के भीतर संज्ञानात्मक गिरावट एक वास्तविक सांख्यिकीय संभावना है। देव खन्ना एक प्रभावशाली शांति के साथ प्रतिपरीक्षा के लिए खड़े हुए। डॉ. प्रसाद, क्या यह सच नहीं है कि इस बीमारी वाले कई मरीज अपने शारीरिक लक्षणों के बावजूद कभी भी महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक गिरावट का अनुभव नहीं करते हैं? यह सही है। डॉ. प्रसाद ने अनिच्छा से स्वीकार किया। कुछ मरीज बीमारी के पूरे पाठ्यक्रम में मानसिक स्पष्टता बनाए रखते हैं। और क्या श्री शर्मा ने आज तक संज्ञानात्मक गिरावट के कोई संकेत दिखाए हैं? नहीं, उन्होंने नहीं दिखाए। तो भविष्य की गिरावट के बारे में आपकी गवाही विशुद्ध रूप से सट्टा है ना? डॉक्टर अपनी सीट पर असहज रूप से हिले। यह सांख्यिकीय संभावनाओं पर आधारित है, लेकिन आप इस विशेष मामले में पूर्ण निश्चितता के साथ ऐसा नहीं कह सकते, है ना? नहीं, मैं नहीं कह सकता। कानूनी लड़ाई डॉ. स्नेहा वर्मा की गवाही के साथ जारी रही, जिन्होंने छोटी लीला के अपने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्ची के साथ अपने सत्रों के बारे में व्यावसायिकता के साथ बात की, उसकी असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अपने पिता के साथ उसके अटूट बंधन पर प्रकाश डाला। लीला अपनी पारिवारिक स्थिति की स्पष्ट समझ प्रदर्शित करती है। मुझे उसके बयानों में माता पिता के हेरफेर का कोई सबूत नहीं मिला। उसकी मां के बारे में उसकी चिंताएं परित्याग और देखभाल में असंगति के वास्तविक अनुभवों से आती हैं। रिया की वकील ने उसे बदनाम करने की कोशिश की, पिता के सूक्ष्म प्रभावों का सुझाव दिया, लेकिन डॉ. वर्मा अपने निष्कर्षों पर अटल रहीं। सबसे ज्यादा तनाव तब आया जब रिया मल्होत्रा दोपहर में कटघरे में आई। उन्होंने मातृभक्ति की एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई छवि प्रस्तुत की, आंसू भरी आंखों से अपनी पिछली अनुपस्थिति के लिए अपने पछतावे को व्यक्त किया। मैंने भयानक गलतियां की। मैं तब युवा थी और मातृत्व से अभिभूत महसूस कर रही थी। उन्होंने एक आवाज में स्वीकार किया जो कई लोगों को कायल लगी। लेकिन जब मुझे मिहिर के स्वास्थ्य के बारे में पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि लीला को पहले से कहीं ज्यादा मेरी जरूरत है। किसी भी बच्चे को
इतनी कम उम्र में अपने पिता की देखभाल करने वाला नहीं बनना चाहिए। यह एक अनुचित बोझ है। अपने शब्दों का समर्थन करने के लिए रिया की वकील ने पिछले हफ्तों में निजी जासूस द्वारा ली गई तस्वीरों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। उनमें लीला को अपने पिता को उनकी दवा में मदद करते हुए उन वस्तुओं तक पहुंचते हुए दिखाया गया था जिन्हें वह नहीं ले सकते थे, या अपनी व्हीलचेयर के लिए दरवाजा पकड़े हुए थे। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि लीला देखभाल की ऐसी जिम्मेदारियां ले रही हैं जो उसकी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्षा कपूर ने जीत के साथ तर्क दिया। मिहिर को यह देखकर दिल टूट गया कि कैसे उनकी बेटी की स्वैच्छिक और प्रेमपूर्ण मदद को एक कथित दर्दनाक बोझ में विकृत किया जा रहा था। देव खन्ना ने सबूतों की समीक्षा के लिए एक छोटा सा अवकाश मांगा और फिर हमले पर लौट आए। उन्होंने गृहिणी राधा को बुलाया, जिसने शपथ के तहत गवाही दी। मैं श्री शर्मा की सभी व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखती हूँ। लीला कभी भी उनकी चिकित्सा या शारीरिक देखभाल के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। उसे घर में एक बच्चे की तरह माना जाता है, न कि एक नर्स की तरह। फिर देव ने एक वीडियो प्रस्तुत किया जिसने सभी को चुप्पी में छोड़ दिया। यह पिछले महीने लीला की जन्मदिन पार्टी थी। वीडियो में मिहिर को पूरे अपार्टमेंट में एक खजाने की खोज का आयोजन करते हुए, अपनी बेटी के साथ हंसते हुए और उसे प्यार से मार्गदर्शन करते हुए दिखाया गया था, जबकि वह जटिल पहेलियों को हल कर रही थी। वीडियो ने उनके रिश्ते का सार कैद किया, मिहिर मार्गदर्शक पिता के रूप में और लीला खुश और प्यारी बच्ची के रूप में। वीडियो समाप्त होने पर रिया स्पष्ट रूप से प्रभावित लग रही थी। उसी रात अप्रत्याशित रूप से रिया ने मिहिर के अपार्टमेंट का दौरा किया। मैं पीछे हट रही हूं, मिहिर, उसने लिविंग रूम के अंधेरे में धीरे से स्वीकार किया। आज वह वीडियो देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे वास्तव में नहीं जानती। जय ने मुझे विश्वास दिलाया कि यह पैसे के लिए और तुमसे बदला लेने के लिए था, लेकिन लीला तुम्हें इस तरह से प्यार करती है जिसकी मैं अब कभी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। मैं उससे वह एकमात्र स्थिर घर नहीं छीन सकती जो उसके पास कभी रहा है। अगली सुबह एक स्तब्ध अदालत के सामने रिया मल्होत्रा ने औपचारिक रूप से अपनी संरक्षकता याचिका वापस ले ली और उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जिन्होंने मिहिर को बच्चे की गति का सम्मान करने वाले एक सहमत यात्रा व्यवस्था के साथ पूर्ण कानूनी हिरासत दी। न्यायाधीश सिंह ने मामले को निश्चित रूप से बंद करने से पहले लीला को आखिरी बार कटघरे में बुलाया। लीला, न्यायाधीश के रूप में मेरे इतने सालों में मैंने शायद ही कभी तुम्हारे जैसी वफादारी देखी है। तुम्हारे पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम उनके पास हो और तुम भाग्यशाली हो कि वह तुम्हारे पास है। परिवार सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि जब चीजें मुश्किल होती हैं तो तुम्हारे साथ कौन रहता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, लीला एक प्रतिभाशाली महिला बन गई जिसने गुरुग्राम में उस अदालत के सबक को कभी नहीं भुलाया। मिहिर ने उसे कानून की डिग्री लेते हुए देखा, जहां उसने अपनी जैसी ही परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने में विशेषज्ञता हासिल की। छोटी वकील की कहानी फिलियल प्रेम और न्याय की एक किंवदंती बन गई। हमने सीखा कि सच्ची दौलत बैंक खातों में नहीं होती है, जिसे जय और रिया इतनी लालच से चाहते थे, बल्कि दैनिक देखभाल, निरंतर उपस्थिति और दिल से कही गई सच्चाई के माध्यम से बनाए गए बंधनों की अटूट शक्ति में होती है, चाहे उसे कहने वाली आवाज कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही तय कर लिया है और समझते हैं कि समय हमारे पास सबसे मूल्यवान संसाधन है। अक्सर बुढ़ापे में या बीमारी का सामना करते हुए दुनिया हमारे शारीरिक उत्पादकता या आय उत्पन्न करने की हमारी क्षमता के माध्यम से हमारे मूल्य को मापने की कोशिश करती है। यह भूल जाती है कि एक इंसान की सच्ची गरिमा उसके सार में और उस प्यार में निहित है जो उसने दूसरों में बोया है। मिहिर शर्मा ने अपने कमजोर शरीर के बावजूद दिखाया कि एक पिता को गेंद के पीछे दौड़ने की क्षमता से परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि अपने बच्चे की आत्मा को प्रोत्साहन के शब्दों और एक बिना शर्त उपस्थिति के साथ बनाए रखने की अपनी क्षमता से परिभाषित किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सबक यह है कि बच्चों में दिखावे और भौतिक महत्वाकांक्षाओं को देखने की एक अद्भुत क्षमता होती है। वे भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं, खाली विलासिता नहीं। लीला ने एक करोड़पति का बचाव नहीं किया, उसने उस आदमी का बचाव किया जिसने उसे कहानियां सुनाई और जिसने उसे कभी निराश नहीं किया, हमें याद दिलाते हुए कि सबसे महत्वपूर्ण विरासत जो हम छोड़ेंगे वह भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि प्यार और सम्मान की यादें हैं जिन्हें हम अपने आसपास के लोगों के दिलों में अंकित करते हैं। अंततः सांसारिक न्याय अंधा या धीमा हो सकता है, लेकिन हृदय का न्याय तत्काल और शक्तिशाली होता है जब यह सच्चाई पर आधारित होता है।
हमें सबसे कम उम्र की बुद्धिमत्ता या सबसे कमजोर के प्रतिरोध को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अक्सर वे ही होते हैं जो हमें इस क्षणिक अस्तित्व में वास्तव में क्या मायने रखता है उसकी ओर वापस रास्ता दिखाते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए सांत्वना का काम करे जो स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें याद दिलाते हुए कि उनके मूल्य में उनकी सीमाओं से कमी नहीं आती है और प्यार अंततः एकमात्र वकील है जिसकी हमें अपने सच्चे आत्म का बचाव करने के लिए वास्तव में आवश्यकता है।